नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, 18 अगस्त को एलटी का एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड में। तो दोस्तों, मैंने अभी हिंदी का डाला था आंसर की। तो हिंदी के प्रश्न तो मुझे काफ़ी बहुत अच्छे लगे दोस्तों, लेकिन एसएसटी का मैंने जैसे ही देखा है और मेरा देखते देखते क्या हो गया, मोए मोए हो गया है पूरा पूरा। तो आंसर और क्वेश्चन का लेवल मतलब दिल खुश कर दिया है एसएसटी वालों के लिए। तो भाई एसएसटी वालों का तो बड़ा खतरनाक पेपर आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद है कि मैं आपको आंसर की दे रहा हूँ, और इसमें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर की शायद मैं नहीं दे पाऊँगा अभी, क्योंकि मुझे एकदम बिल्कुल सटीक आंसर नहीं मिल रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सही से सही जानकारी दूं। अगर मुझे और जानकारियां मिलती है तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा दोस्तों। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, निम्न कथनों को पढ़ें। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च सामर्थ्य है। ये मिट्टियाँ मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात के तमिलनाडु में पाई जाती है। तो दोस्तों, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? एक दोनों और एक दोनों गलत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जगह पाई भी जाती है उधर जो ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या दूसरी आ रही है 52वां, निम्न में से किसको तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा आ रहा है, वैसे और बड़ा कर देता हूँ, लेकिन बड़ा कैसे करूँ, इसमें सारे में ही ऐसे विकल्प आए हुए हैं कि हमें छोटा करना ही पड़ेगा। 53वां प्रश्न बोलते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सही बात है। मिलम और कफनी ग्लेशियर कुमाऊं स्थित में क्षेत्र में है। मिलम और कफनी ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र में स्थित हैं, दोनों बात हो गई हमारी सही। तो आंसर इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 54वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित 54वां प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह प्रदूषण रहित और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, इसका भी सही क्या हो जाएगा? दोनों का उत्तर दोनों सही हैं, तो ए और बी दोनों कथन सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 55वां प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाणिनि की अष्टाध्यायी के लिए सही नहीं है? तो ललित कलाओं का प्राचीनतम ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, कृषि का प्राचीनतम ग्रंथ है। देखो, कृषि का उल्लेख तो इसमें मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें नहीं है जो बोल रहा है पाणिनि के लिए सही है। कौन सा विकल्प पाणिनि की अष्टाध्यायी के लिए सही है? कौन सा विकल्प पाणिनि के अष्टाध्यायी के लिए सही है? विकल्प अगर बोल रहा है तो संस्कृत व्याकरण की प्राचीनतम रचना में से कह सकते हैं, ठीक है, संस्कृत व्याकरण की, ठीक है, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न आ रहा है 56वां, निम्नलिखित में कौन सी शर्त 1717 में फारूक शेयर तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए फरमान की शर्त नहीं थी? तो दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें इन्होंने 3000 वार्षिक कर देकर अंग्रेज बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में 38 गांव खरीदने की अनुमति प्रदान की गई थी, बिल्कुल की गई थी। बंगाल की दीवानी कंपनी को दे दी गई थी, ये बिल्कुल गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि बंगाल की दीवानी जो है वो 16 कब दे दिया था? 1765 में ही दे दी थी, ठीक है दोस्तों। कंपनी को बंगाल के शाही मुद्रणालय के उपयोग की अनुमति भी दे दी थी, बिल्कुल सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है 57वां प्रश्न बोल रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न में से किस मामले में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होने वाला है मरबी बनाम मेडिसन में, ठीक है। ये 1803 में किया था, ये कब किया था मुझे पता नहीं चला, लेकिन अमेरिका का था ये। 58वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सवाल है? निम्नलिखित में कौन एक भुगतान संतुलन के चालू खाता की अदृश्य मद नहीं है? परिवहन शुल्क, वाणिज्य वस्तु, यात्रा व्यय, या बैंकिंग या बीमा, ठीक है। इसमें क्या क्या जा रहा था आपका? वाणिज्य वस्तु, ठीक है। 58 का क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 59वां, 59 का देख लेते हैं। 59 को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो 59 का भाई ने, जिनका ये है, उन्होंने सही किया हुआ है। इसका आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
60वां प्रश्न आ रहा है, अटलांटिक चार्टर, याल्टा सम्मेलन, मास्को सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, याल्टा जो सम्मेलन है वो 1945 का है। ठीक है दोस्तों, याल्टा कब का है? 1945 का है। और अटलांटिक जो है वो 1941 का है। ठीक है, अटलांटिक 1941 का। मास्को 1943 का है। कब का है मास्को? 1943 का है। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का। तो पहले का पहला देखेंगे और बी का देखो चौथा है। पहले का पहला, बी का चौथा, सी का सेकेंड हो गया और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो इसका ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बन रहा है 62वां प्रश्न दोस्तों, ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल आहाड़ अवस्थित है होशंगाबाद में, नासिक में, अहमदाबाद में, उदयपुर में। तो दोस्तों कहाँ है ये? उदयपुर में स्थित है। अगला 63वां प्रश्न आ रहा है। तो 63वां प्रश्न का हमने आंसर नहीं लगाया हुआ है क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा मांग का नियम निगमनात्मक विश्लेषण है या आगमनात्मक। तो मेरे को ये दोस्तों नहीं मिला क्योंकि मांग के नियम में तो हमने पढ़ा है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, मांग इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आगमनात्मक और निगमनात्मक जोड़कर तो हमने नहीं देखा था। अब आ रहा है इसमें 64वां प्रश्न, देखते हैं। 64वां प्रश्न बोल रहा है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। भौतिक यांत्रिक अपक्षय के द्वारा चट्टानों का टूटना एवं अलग होने की क्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। अपक्षय कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा देखो, यांत्रिक अपक्षय के द्वारा चट्टानों का टूटने और अलग होने की क्रिया होती है और अपक्षय कारक इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसमें मुझे लग रहा है, मैंने क्या लगाया था इसका 64 का लगाया नहीं, मतलब मैं जो बता रहा हूँ, मैं इसका बोल रहा था बी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था? बी। लेकिन देख लेते हैं, भौतिक और यांत्रिक अपक्षय के द्वारा चट्टानों के टूटने एवं अलग होने की क्रिया होती है, अपक्षय कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका यही उत्तर जा रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न में देखते हैं क्या बोल रहा है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के अनुसार निम्न में कौन सा एक साधन के बढ़ते हुए प्रतिफल का कारण नहीं है? स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग। इसका आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 66वां। 66 में बोल रहा है, ब्रिटिश कुमाऊं में प्रचलित धातुवान शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? भूमि, भूमि स्वामी, कुली बेगार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था बी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, आरबीआई बैंकों के लिए समाशोधन गृह कार्य के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल करता है। एसबीआई आरबीआई की अनुपस्थिति में बैंकों के लिए समाशोधन का गृह कार्य करता है। बिल्कुल गलत बात हो गई। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 68वां। तो 68वें का इसका मुझे एग्जैक्ट सही नहीं पता है। इधर सुनते हैं एक बार, हम सब लोग करते हैं इसको। एक सत्याग्रही के संदर्भ में गांधी जी के अनुसार निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? ईश्वर की आस्था, अनुशासन पालन की इच्छा नहीं होना, आदतन खादी का पहनावा और सत्य और अहिंसा में विश्वास। तो दोस्तों मुझे इसमें बी और सी में आंसर लग रहा है कि इन दो में ही होगा और मैं ज़्यादा चांस इसमें जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी देख लेना एक बार। 69वां प्रश्न देखते हैं। 69वां बोल रहा है, प्रतिगमन रेखा y बराबर a प्लस बी एक्स में a को क्या कहते हैं? अवरोधन जो रेखा x को x के अक्ष से काटती है, अवरोधन जो रेखा y के अक्ष से काटती है। तो दोस्तों इसका बी इसका माफी चाहूँगा, बी इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं 70वें प्रश्न की। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के पदाधिकारियों को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1881 का संशोधनात्मक एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? 1781 का एक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न हमें नहीं आता, सूत्र किया गया है, तो इसका सूत्र मुझे याद नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। तो 72वां देखो, G20 की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1999 को हुई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 73वां प्रश्न।
73वां प्रश्न बोल रहा है भारत में अदृश्य मदों का संतुलन सदैव धनात्मक सदैव ऋणात्मक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मैंने क्या लगाया हुआ है, मैं सदैव ऋणात्मक, लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा, तो ये मैं आपको छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। चौथा प्रश्न बन रहा है 74वां प्रश्न, निम्न विशेषताओं वाले पठार की पहचान कीजिए। सबसे ऊंचा एवं सुपरिभाषित दक्षिण भारतीय पठार, दो भागों में विभाजित, मालदा एवं मैदान में, पश्चिमी में सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट, दक्षिण में नीलगिरी से घिरा हुआ, बघेलखंड का, छोटा नागपुर का, तेलंगाना का, मैसूर का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जा रहा है, क्योंकि मैं इसमें छोटा नागपुर में जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन छोटा नागपुर का जो है झारखंड की साइड में है, लेकिन जो मालदा गैप है, मालदा गैप मेघालय के आसपास का है, और इधर कोई छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। तो मैं इसमें जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो जिस हिसाब से ये बोल रहा है कि सबसे ऊंचा सुप्रसिद्ध, तो इसमें तो बघेलखंड का जाएगा नहीं, तेलंगाना का होगा नहीं, तो मैसूर या कर्नाटक का पठार हो सकता है, इसमें बी या डी, ठीक है दोस्तों, इन दो में से इसका एक आंसर होगा, क्योंकि इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 75वां प्रश्न आ रहा है, 75वां प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन की मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 76वां प्रश्न आ रहा है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, 76वां क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, मुझे नहीं पता। 77वां क्वेश्चन है, मराठा सेना में राज्य द्वारा जिन सैनिकों को घोड़े और शस्त्र प्रदान किए जाते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो उनको जाना जाता था बरगीर के नाम से दोस्तों, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं किस प्रश्न की, 78वें प्रश्न की। देखो साफ नहीं दिख रहा है, रामानुजाचारी दैतवाद, मध्वाचारी दैतवाद, विष्णु स्वामी विशिष्टता दैतवाद, निम्बकाचारी शुद्धा दैतवाद। तो दोस्तों मुझे याद है ये रामानुजाचारी का जो होता है ना, रामानुजाचारी का वो होता है विशिष्टा दैतवाद। तो पहले का सी देखो किस में बना हुआ है, डी में बना हुआ है, देखो इधर। मध्वाचारी का दैतवाद देखो बी गए, विष्णु स्वामी का शुद्ध दैतवाद बिल्कुल ये हो गया, निम्बकाचारी का दैतवाद ये हो गया। तो इसका सही आंसर क्या था, डी था दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है 79, ठीक है। 79 में देखो क्या बोल रहा है, कुछ हवाएं हैं, पापागायो, टेउआ, टेपेसेर, वाइस और लेवेंटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए, मतलब पापागायो कहाँ का है, कोस्टा रिका का, टेपेसर जो है, टेउआ टेपेसर, दिख भी नहीं रहा सही से। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, एक मिनट में इसे सही कर दूं। तो पहले का क्या था दोस्तों, चौथा था, तो ये आंसर। दूसरे का क्या है, मैक्सिको, वाइस जो है कहाँ की है, फ्रांस की है, और लेवेंटर कहाँ की है, स्पेन की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 80 प्रश्न। तो 80 का क्या था आपका, ये विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है, मानव अधिवास के लिए अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं स्थान स्थान पर भिन्न होती हैं। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए, दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं 81वें प्रश्न की तरफ। सूची 1 से 2 को सुमिलित कीजिए। अब देखो 81वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको इतने में। तो याद रखना 81 में है, 81 का सही जा रहा है सी आंसर, ठीक है। 81 का देखो सी क्या है, ए का देखो थर्ड है, अधिकारों का उपयोगिता जेरेमी बेंथेंसन है। अब है बी का सेकेंड, प्राकृतिकवाद का जॉन लॉक है। सी का है 4, आधिकारिक स्वतंत्रता रॉबर्ट नॉजरिक, और आपका अधिकारों का आदर्शवादी हीगेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या था 81 का, इसका हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 82वें प्रश्न की तरफ। क्रॉपिंग पैटर्न वर्ष 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल किस फसल का सर्वाधिक है। तो दोस्तों 2020-21 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकतर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो अधिकतर होता है वो होता है गेहूं का, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। तो मैं सी में जाना चाहूँगा। अब बात करते हैं 83, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम किसने किया था। अर्नल्ड टॉयबनी, पॉल मंटू, टी.एस. एस्टन, जॉर्ज तृतीय। तो औद्योगिक क्रांति का सबसे शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम किसने किया था। तो 83 का इसमें जा रहा है टी.एस. एस्टन ने, ठीक है दोस्तों।
अब बात करते हैं 84वें। 84 प्रश्न हमें नहीं आता और 85 भी मुझे नहीं मिला था। 86 की हम बात करते हैं। व्लादिमीर कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु सुझाई जो 5 प्रमुख वनस्पति समूह से संबंधित है। उक्त वर्गीकरण में आधारित है वार्षिक एवं मासिक तापमान एवं वर्षण का औसत, वार्षिक वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति और जल स्तर, धरातलीय स्वरूप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वार्षिक एवं मासिक तापमान तथा वर्षण औसत। जो उन्होंने सिद्धांत बनाया था वो इसी आधार पर बनाया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं 87वें प्रश्न की तरफ। बाड़ा होती चरागाह भूमि अवस्थित है दोस्तों चमोली में, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर था। अब बात करते हैं 88वें प्रश्न की। सुदर्शन झील के निर्माण के समय सौराष्ट्र का प्रांतीय राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों कौन था इसमें? तुषाफ, पुष्यगुप्त वैश्य, चक्रपालित या बनाफर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जा रहा है? इसका सही आंसर जा रहा है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अब देखो 89 का हमें नहीं पता सूत्र। अब आ रहा है 90 क्वेश्चन। तो 90 में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन आधिपत्य के विचार से संबंधित है? तो दोस्तों ग्रामसी, सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न बनना है गुलामगिरी पुस्तक लेखक ज्योतिबा फुले है। ये दोस्तों सही हो गया, 1873 का है। अब बोला गुलामगिरी पुस्तक के प्रतिबंधित क्या करने के लिए न्यायालय में 25 वर्षों तक मुकदमा चला था। बिल्कुल दोनों बात सही है। तो केवल दो नहीं, ए और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों। 92 का हमें नहीं मिला है। अब 93 का, तो 93 में ऑप्शन क्या जा रहा है हमारा? 20 का राइट आंसर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। मोनोडाइक हवा, अंधी घाटी नदी, ड्रमलिन हिमानी और ड्राई काउंटर भूमिगत जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 94 प्रश्न की तरफ। 94 हमने नहीं किया दोस्तों। 95 का सभी को पता होगा, चंड प्रदोत है, ठीक है। निम्न में से किसकी सुश्रवा के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था? तो चंड प्रदोत। चिकित्सक जीवक जीवक है क्या? जीवक, हाँ। निम्न में से किसकी सुश्रवा के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था? तो चंड प्रदोत को भेजा था। अब बोल रहा है 96 प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 97 प्रश्न। देखो 97 प्रश्न भाई ने कर रहा हुआ है। तो 97 प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 98 प्रश्न। तो दोस्तों 98 का देखो एनआरडी, मुरुगन, अरसर, पेरियार। तो इसका जो सही उत्तर मिल रहा है अभी तक मुझे, जो मैंने ढूंढा काफ़ी, तो मुझे मिला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। एनआरडी सैन्य उपाधि है, बी का सेकेंड है मुरुगन, देखो स्थानीय देवता होता है, अरसर जो है शासक वर्ग है, पेरियार जो है खेत मजदूर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 99 प्रश्न का देख लेते हैं। 99 तो 99 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, क्योंकि ये आई थिंक 32 नहीं है 18 था, 18 या 29, इन दो में से एक होने वाला है। इसका राइट आंसर है डी। और 100वां क्वेश्चन भी मुझे नहीं पता। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे, और जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ तो भी आप कोशिश करेंगे उनको ढूंढेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ बताए हुए प्रश्न मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सही हों, और सही होंगे भी, है ना दोस्तों। क्योंकि जो गलत हो रहा है जिसको मैंने छोड़ा ही है, मैंने खुद ही छोड़ दिया कि यार ये नहीं है, मुझे मिला भी नहीं और याद भी नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और उम्मीद करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप प्रवक्ता की तैयारी करने वाले हैं दोस्तों, तो मैं फर्स्ट पेपर का मैं सीरीज चालू करने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पहले पेपर के लिए। थैंक यू।